जो कि एक बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे डाउट सॉल्विंग, पोल्स, इंटरेक्शंस, मतलब आप पोल्स के थ्रू आंसर दे सकते हैं। तो एक बहुत प्यारे से आई वुड से इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी डिले ना करते हुए जल्दी से कूदते फांदते हुए आ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को। यहां पर कई सारे और भी बैचेस चल रहे हैं। अनअकैडमी की एक सबसे अच्छी बात यही है कि वंस यू आर सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, यू कैन लर्न फ्रॉम एनी एजुकेटर। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उन सभी से पढ़ सकते हैं, जितना भी चाहे उतना देख सकते हैं। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहे उतना पढ़ें, जिससे चाहे उससे पढ़ें। और एक और शानदार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आ चुके हैं प्लस के साथ। आप अगर जेई के साथ बोर्ड की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। और यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये रहेगा। विवान सर, IOQ एग्जाम दे दिया है? यस विवान, आई विल डिस्कस द पेपर बाय 6 PM। कंप्लीट पेपर की एनालिसिस अभी हम डिस्कस करेंगे 6 बजे तक बच्चे, डोंट वरी, अभी डिस्कशन होगा उसका। उसके पहले अल्टरनेटिंग करंट कल हम लोगों ने पढ़ ली थी। बेसिक इंट्रोडक्शन अल्टरनेटिंग करंट का दे दिया था, क्या क्या होती है, अप एंड डाउन मोशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये सारी बातें। उसके एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आरएमएस वैल्यू के ऊपर। फेजर्स के ऊपर बात कर ली थी। तो इन सब चीजों की काफी हद तक बात हो गई। रेक्टिफाइड करंट के ऊपर बात कर ली थी। ये सारी बातचीत हम लोगों ने कल की थी कि साइनसोइडल वेव कैसी होती है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफाइड। ये फायर लिखा थोड़ा गलत है स्पेलिंग, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए थे, मैंने कहा था ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को होमवर्क में कर लेने हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ एसी एंड डीसी, ये क्वेश्चन आ चुका है। एसी और डीसी एमीटर को कैसे यूज कर सकते हैं, इनको कैसे मेजर किया जाता है। एसी करंट जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट पर मेजर की जाती है। डीसी करंट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले टॉर्क के करस्पॉन्डिंग मेजर की जाती है। इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, जो हम लोगों ने ज्यादा हद तक पढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा। इसका हॉट वायर एक्सपेरिमेंट होता है, जो बेसिकली जो पावर हीट जनरेट होती है उसके करस्पॉन्डिंग, इसके जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर हम लोग एसी को मेजर करते हैं। ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये लीनियर होता है। कई सारी बातें हम लोगों ने सभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी प्यारे बच्चों। SM11 वेक्टर सम ऑफ ओपी एंड परम सत्य, क्या बात है। कोटा में गर्मी हो गई है? यस बेटा, कोटा में थोड़ी गर्मी हो गई है श्रेयांश। गर्मी इन द सेंस ऐसा कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, मतलब स्टूडियो में गर्मी थोड़ी सी हो जाती है, ठीक रहती है, तो मतलब ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। बाहर टेम्परेचर ठीक है, मतलब इट इज रेंजिंग। रात को थोड़ी ठंडी है, दिन में प्लेजेंट है अभी, तो मजा आता है, इंजॉय कर, मतलब इंजॉयबल मौसम है, इसको इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। ये सब एडवांटेज ऑफ एसी वगैरह बता दिए थे, क्या एसी है, क्यों एसी यूज करते हैं। एसी चीपर है, इजीली कन्वर्टेबल होता है, इजीली कंट्रोलेबल होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, पावर लॉस कम होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है। ये सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी, बता दिया था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे थे, वो सब चीजें। आई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर आई आरएमएस होता है, फिर आई एवरेज होता है। ये सारी की सारी बातचीत हमने आपको बता दी थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चों ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, कोनो चीज हल्की नहीं है, बहुत बढ़िया चीजें हैं, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आपको, कुछ होमवर्क यहीं करा दिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसी सर्किट के बारे में, जिसमें हम लोग LCR सर्किट की पूरी चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो टुडे भी आवर टॉपिक इज द सर्किट्स। अब एसी सर्किट को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है। फिर इन तीनों के साथ हम लोग बात करेंगे LCR कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इन तीनों के रेजोनेटिंग सर्किट्स की बात करेंगे, किस तरीके से रेजोनेंस होता है। उन सभी चीजों की आज डिटेल में चर्चा कर लेंगे, और सारे के सारे फॉर्मूलेज जो है वो आप सभी को एक एक करके मैं बता दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास के बाद आपको LCR सर्किट का जो बेसिक सत्य है वो पता चल जाएगा, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, जहां पर रेजिस्टेंस सिर्फ अगर अल्टरनेटिंग करंट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, इफ देयर इज द रेजिस्टेंस दैट इज कमिंग विद द सर्किट, तो यहां पर क्या होता है, आप बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि अगर मैं इसकी इक्वेशन को लिखता तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। क्या होती बच्चों इक्वेशन? E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। और मैं यहां से अगर मैं I की बात करता तो इट इज डिफाइंड एज E नॉट बाई आर दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट आर। यहां पर रेजिस्टेंस के साथ क्या क्या खास बातें होती हैं ये समझिएगा।
अगर हम यहां पर बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड इन द प्योर रेजिस्टेंस इज आल्सो ऑफ साइनसोइडल नेचर। जो नेचर ईएमएफ का था बिल्कुल वही नेचर करंट का भी रहेगा। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम फेज का मतलब क्या हो गया, जब ईएमएफ अपने पीक पर पहुंच रहा है तभी करंट अपने पीक पर पहुंच रही है, जब ईएमएफ घट रहा है तो करंट भी घट रही है, तो दोनों का मोशन जो है एक जैसा, एक साथ एक फेज में गति कर रहे हैं। जब मैक्सिमा की तरफ जा रहा है मैक्सिमा जा रहा है, मिनिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है, बोथ आर इन द सेम फेज, कोई भी चेंज नहीं है। तो एवरीथिंग इज द सेम फेज चल रही है, ध्यान से देखते रहेंगे, एवरीथिंग इज इन द सेम फेज। दोनों का फेज जो है वो बच्चों बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं पर कोई अंतर नहीं है। The vector of phasor diagram which represent the phase relationship between the alternating current and alternating EMF as shown in the figure, फिगर आगे है यहां पर, अभी मैं दिखा देता हूं आपको ये। तो अगर हम यहां पर बात करें तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज ऑल्सो इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो I नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, तो इसका जो क्या बोलते हैं RMS वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट टू, I नॉट अपॉन रूट टू। तो इसको हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन R रूट टू, जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट I RMS इज इक्वल टू E RMS अपॉन R। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक से रिलेशनशिप है जो आप बात कर सकते हैं। अगर आप पीक वैल्यू के रिलेशन चाहेंगे तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R लिखा जा सकता है, और I RMS की बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू E RMS अपॉन R लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात होगी। In the AC circuit having R only, a current and voltage are in the same phase. Hence, in the figure, both phasors E naught and I naught in the same phase, same direction, making angle omega t with OX. Their projection on the y-axis represent the instantaneous value of alternating current and voltage. मतलब आपने बोला कि सर देखो यहाँ पर ये हमेशा सेम फेज में है, तो इनका ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे ये होगा, तो दिस इज I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन ये वाला ये क्या होगा, आप बोलेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बेसिकली इनकी उस समय की वैल्यू को दर्शा रहे हैं, उस समय की वैल्यू को बता रहे हैं। इनका जो प्रोजेक्शन है इट इज जस्ट टेलिंग द वैल्यू एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर कभी फेजर आपको बताया जाए तो आप बोल सकते हैं कि इनका हमेशा फेज जो होता है एक ही दिशा में, अगर I इस दिशा में होगी तो E भी इसी दिशा में होगा। दे आर ऑलवेज एट द सेम एंगुलर पोजीशन, जैसा कि हम लोग एसएचएम में बात करते आए हैं। खैर इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं आता है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा पजल नहीं होना है, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। तो पहली बात जो आपको आरएमएस में आर सर्किट में दिमाग में रखनी है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ईएमएफ के साथ, तो जैसा ईएमएफ है, जो ईएमएफ का डायग्राम बना है, ई बराबर अगर यहां पर ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा होता तो आई बराबर क्या होता, ई नॉट बाई आर कॉस ओमेगा टी। जो फेज इसका होगा ईएमएफ का वही फेज इसका होगा, इन दोनों में कोई भी एंगल में परिवर्तन नहीं होगा, एंगल एक जैसा होगा। बस यही बात एक आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझा रहा हूं। अब बात कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। एसी सर्किट अगर इसके पास प्योर इंडक्टेंस हो तो हम कैसे बात करेंगे, इफ इट इज हैविंग द प्योर इंडक्टेंस। देखिए जल्दी से और बताइए कैसे बात करेंगे। निर्मला जी सॉल्यूशन इसका आईओ क्यूए का सॉल्यूशन अभी 6 बजे तक 7 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। आईओ क्यूए का सॉल्यूशन 6 से 7 बजे के बीच में आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, अगर इसमें सिर्फ इंडक्टेंस होगा। अब इंडक्टेंस का काम क्या होता है, पहली चीज याद रखिएगा, इंडक्टेंस क्या करता है, ये एक सोलेनोइड की तरह तो बिहेव करता है, ये कभी भी खुद से सडनली फ्लक्स को बदलने नहीं देता है। अगर यहां पर आपने कोई ईएमएफ लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये इमीडिएटली यहां से कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा। ये क्या करेगा, तुरंत एक बैक ईएमएफ जनरेट कर देता है। याद आ रहा है, एल डी आई बाई डी टी के करस्पॉन्डिंग, याद आ रहा है, जिसको लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं, जिसको हम बोलते थे माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये बैक ईएमएफ जनरेट कर देगा और इसका अपोज करेगा, मतलब इमीडिएटली करंट पिक्चर में नहीं आएगी। मतलब अगर ईएमएफ पीक पर होगा, मतलब जैसे ईएमएफ करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, दोनों एक साथ आने वाले नहीं है। जिस मोमेंट पर ईएमएफ आया उस मोमेंट करंट नहीं आएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। आपने कहा मतलब इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया, मतलब इंडक्टर करंट को इमीडिएटली सर्किट में एस्टैब्लिश होने नहीं देगा, बाद में देगा।
इसका मतलब करंट कुछ पीछे की तरफ आएगी, करंट बाद में आएगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, करंट यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा लैग करती है। करंट क्या करती है बच्चों, लैग करती है। अगर मैं सर्कुलर लॉ की बात करूं तो E प्लस माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो E बराबर एल डी आई बाई डी टी लिखा जा सकता है। और यहां से अगर बेटा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है जो करंट होगी सर्किट के अंदर, दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू, अरे यार रुक जा बट्टू, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो आपने कहा सर ये माइनस साइन माइनस पाई बाई टू क्या दर्शा रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि इसमें ये दर्शा रहा है कि इसने तुरंत करंट को एस्टैब्लिश होने नहीं दिया। आप इस तरीके से चीज को समझ सकते हैं कि जैसे ही ईएमएफ ने जोर लगाया कि करंट एस्टैब्लिश हो जाए, इमीडिएटली एल डी आई बाई डी टी पिक्चर में आ गया। वो इमीडिएटली फ्लक्स को चेंज होने नहीं देता है, वो इमीडिएटली फ्लक्स को बदलने नहीं देता है, वो करंट को इमीडिएटली चेंज होने नहीं देता है। तो क्या हुआ, अगर इसमें सोचो, अगर आपने अभी इसमें करंट जीरो फ्लो कर रही थी, आपने तुरंत बैटरी का स्विच बंद किया, ईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन तुरंत करंट फ्लो नहीं होगा, करंट बाद में फ्लो होता है। तो यहां से क्या दिमाग में रखोगे कि करंट जो है वो लैग करता है। कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इंडक्टर में लैगिंग है कि लीडिंग है, लैगिंग है कि लीडिंग है, इसका अंतर क्या है। संदीप एग्जाम हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं पूरे सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, अभी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं आपके साथ। एग्जाम देखने में तो सही लग रहा था। मैक्सिमम करंट आई बराबर कितना हो गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा, हेंस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और यहां पर कुछ बातों को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझें। इस ओमेगा एल, इट बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, इट बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, इट बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। तो इसको इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो इट इज सिंपली कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपकी E बराबर आपको दिया गया है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका करंट कितना हो गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर ये माइनस पाई बाई टू हो गया मेरे बच्चों, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये यहां पर एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर इसको मैं बोलूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का बिहेवियर है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का, जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको हम डिनोट करते हैं XL से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, XL से। एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। और ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। और इस चीज को हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ईएमएफ और एएमएफ का अगर मैं कर बनाऊं समय के साथ, तो अगर E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट इससे लैग करेगी, करंट इससे पाई बाई टू एंगल पीछे चलेगी। जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट निगेटिव की मैक्सिमम होगी, और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब करंट जीरो पर होगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि करंट ये क्या कर रही है, लैग कर रही है। लैगिंग का नेचर मैंने समझाया था, कौन अपने पीक पर पहले पहुंच रहा है। तो आपको दिखाई पड़ेगा ये पहले पहुंचेगी और ये बाद में पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये लीडिंग है और ये लैगिंग है। करंट लैग करती है पाई बाई टू एंगल के साथ, मतलब हर समय पर इनके बीच का एंगल जो होगा वो पाई बाई टू बनता रहेगा। हमेशा इनके बीच का एंगल जो है वो घूमता रहेगा, तो पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग आता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। यूनिट ऑफ एक्सल, इसकी यूनिट जो होती है बच्चा, इसकी यूनिट भी ओम के बराबर ही होती है। इसकी यूनिट को ओम ही बोला जाता है। यूनिट ऑफ एल इंटू यूनिट ऑफ ओमेगा, that is Henry per second. It is simply defined as volt per ampere per second into second, that is volt per ampere, and that is equals to ohm. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी यूनिट जो होती है वो एग्जैक्टली ओम के बराबर ही होती है। और इवन यहां से भी आप डायमेंशनली भी देख सकते हैं कि ओमेगा एल जो होगा वो E बाई आई के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, डायमेंशनली भी मैं देखूंगा तो बोलूंगा यूनिट जो है वो ओम के बराबर है।
गुड 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 गुड, वेरी गुड संदीप बेटा, वेरी गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, मतलब जो इसका रिएक्टेंस है ये L और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर आप इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो ये लगातार इंक्रीज करता जाता है। आपको पता है XL इज इक्वल टू 2πf इंटू एल या ओमेगा इंटू एल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाती है। और अगर आप डीसी करंट में बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो 0 होती है। ठीक है, इसीलिए इंडक्टर जो होता है वो एक बार करंट एस्टैब्लिश हो गई उसके बाद वो फिर कोई फर्दर ऑफर नहीं करता है रेजिस्टेंस। आपको पता है कि राइज ऑफ करंट होता है, एक बार करंट एस्टैब्लिश होती है इनिशियली तो बैक ईएमएफ देता है, लेकिन फिर उसके बाद एक बार वंस द करंट इज एस्टैब्लिश देन देयर इज नो ऑफर ऑफ द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कोई ऑफर नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स चेंज को ही अपोज करता है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, पीक करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डीसी करंट में इंडक्टर के होने के कारण उसकी पीक करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अभी मैं आरएल सर्किट की बात करूंगा तो वहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। उसके पहले हम कैपेसिटेंस सर्किट की बात कर लेते हैं, जल्दी से इसको भी सीख लेते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। अगर एसी सर्किट के पास एक प्योर कैपेसिटेंस है तो उसका क्या मतलब होगा, किस तरीके से हमको समझना होगा, इस बात को भी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आओ समझ लेते हैं। अगर एक आइडियल कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, जब तक अनचार्ज्ड है, सोचना मेरी बात को, सोचना मेरी बात को, सोचना, याद करना। देखो बहुत, क्योंकि लीडिंग लैगिंग की कहानी एक बार समझ में आ गई, एक बार फीलिंग आ गई तो अपनी पिक्चर एकदम क्लियर है। आपने कहा देखो सर जिस मोमेंट पर ये अनचार्ज्ड होता है, सोचिएगा जब ये अनचार्ज्ड होता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो ये करंट को मैक्सिमम पास करने देता है कि नहीं करने देता। और जैसे जैसे ये चार्ज हो जाता है, देखो जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे, अगर ये इनिशियल इंचार्ज याद है, इसको बिल्कुल प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, हम लोगों ने डीसी में पढ़ा है। उस फीलिंग को यहां पर समझना है तो आपको आइडिया लग जाएगा लीडिंग और लैगिंग का। तो आप बोलेंगे सर देखो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 0 की तरफ अगर होगा तो करंट मैक्सिमम की तरफ होती है, और जब पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम की तरफ आता है इसके अक्रॉस तो करंट 0 हो जाती है। मतलब अगर इनिशियल बात करें तो ये पूरा का पूरा करंट पास होने देगा, लेकिन इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाएगा, इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे करंट फ्लो करेगी चार्ज हो जाएगा, फिर ईएमएफ डेवलप होता है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम पर पहुंचता है तो करंट 0 पर आ जाती है। तो पहले जब ये अनचार्ज है तो ये करंट को पास कराता है, अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप होने नहीं देता है। तो जब आई की वैल्यू मैक्सिमम है तो आप यहां पर इस तरीके से दिमाग में सोच सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये करंट को पास कराएगा। तो इनिशियली क्या होता है, ये करंट को मैक्सिमाइज कर देता है। तो यहां पर करंट लीड करती है, करंट तेजी से आती है सर्किट के अंदर, और उसके बाद इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि यहां पर आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी ईएमएफ अप्लाई किया जाए कैपेसिटर के अक्रॉस, तो यहां पर अगर हम क्या बोलते हैं उसको, किरचॉफ रूल लगाएंगे तो इट इज सिंपली इक्वल टू ई माइनस इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस हो गया, ई बराबर ई माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पर इसको लिखूंगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों कि E is equals to CE that is equals to की, इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, याद है। अब इसको डिफरेंशिएट मार दें तो E बराबर क्या हो गया, आप लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू Q। अगर डिफरेंशिएट मार देंगे तो करंट हो जाएगा I बराबर क्या होता है बच्चों, dQ अपॉन dt। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इट बिकम CE नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर अगर मैं करंट की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो करंट आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू I बराबर ओमेगा सी इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को अगर चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और यहां से हम देख सकते हैं यहां पर ये करंट जो है वो लीडिंग है। तो कैपेसिटर के केस में करंट ईएमएफ को लीड करती है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है, और रेजिस्टेंस के केस में साथ साथ चलती है। जैसा ईएमएफ चेंज होगा वैसा ही करंट भी चेंज हो रही होगी।
ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। E एंड आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये फंक्शन देखेंगे अगर, तो E यहां पर 0 पर है तो करंट जो है वो यहां पर लीडिंग है, करंट यहां पर लीड कर रही है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। करंट को लिखने का तरीका बेटा हम लोगों ने लिखा है E इक्वल टू आई नॉट, या I equals to E naught upon 1 upon omega c into sin omega t plus pi by 2, that is equals to I naught sin omega t plus pi by 2, where I naught is equals to omega c v naught, right? तो I is equals to हो गया E naught upon, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज को हम डिफाइन यहां पर कर सकते हैं कि ये लीड करता है, तो करंट जो होगा इट इज ऑलवेज ऑन द अप साइड ऑफ द EMF, ये हमेशा EMF के अपर साइड पर होगा। इस छोटी सी बात का आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। हाँ संदीप, बिल्कुल मैंने लॉन्च कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी लिंक भी आ गई होगी, मैं देख लेता हूं आ गई कि नहीं आ गई। आ गई बच्चों, लिंक आ गई है, ध्यान से देखो आपको मिल जाएगी। मैंने लिंक को शेयर भी कर दिया बच्चों, ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि करंट यहां पर लीड करेगी, आप सभी को पता है, तो यहां पर लीडिंग की बात हो जाएगी, और करंट और इसके बीच का फेज एंगल हमेशा पाई बाई 2 रहेगा, लीडिंग रहेगा। और यहां पर इस 1 अपॉन ओमेगा सी को यहां पर हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इसकी हम वैल्यू बोलते हैं XC, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो गई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डीसी करंट में XC की वैल्यू जो होती है वो इंफिनिटी की तरफ चली जाती है, इसलिए कि जैसे ही डीसी करंट उसमें जाता है इमीडिएटली चार्ज होके फिर वो कोई भी करंट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। मतलब कैपेसिटर ऑफर करता है एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को फॉर द डीसी करंट। डीसी करंट के केस में एक कैपेसिटर जो होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है, डिफाइन करता है, और वो अपने से खुद चार्ज होके फिर कोई डीसी करंट को पास होने नहीं देगा। ये सारी बातचीत आप समझ सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा बच्चों, इसको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रखिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं फॉर आर और एल और सी की बात की जाए तो मैं यहां पर बहुत सिंपल सी बातें समझ सकते हैं, और एक एक करके सारी बातों को समझिएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं और एक एक करके सारी बातें एक जगह पर है। यहां पर वोल्टेज अगर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। यहां पर वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट पीछे की तरफ चलेगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर करंट ये है तो I पहले चलेगी प्लस ओमेगा टी की बात करेंगे, प्लस पाई बाई 2। यहां पर पीक करंट होगी V नॉट बाई आर, यहां पर पीक करंट होगी V नॉट बाई ओमेगा एल, यहां पर पीक करंट होगी V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी या V नॉट इंटू ओमेगा सी। यहां पर ये पीक करंट हो जाएगी। इसके लिए यहां पर हम डिफाइन करते हैं इंपीडेंस, मतलब कितना उसका रेजिस्टेंस है। इस पूरे के पूरे टर्म को हम इंपीडेंस के नाम से भी डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हमने बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इनका एक होलिस्टिक टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जिसकी हम बात करते हैं। अभी हम इसको भी आपको समझाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका इंपीडेंस होगा रेजिस्टेंस R, यहां पर होगा XL जिसको हम बोलते हैं ओमेगा L। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये भी कम होगा। लोअर फ्रीक्वेंसी पर
जो इंडक्टर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस वो कम होगा, हायर फ्रीक्वेंसी पर जो इंडक्टर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस वो ज्यादा होगा, राइट। सिमिलरली यहां पर बात करेंगे तो कैपेसिटर का सीन बिल्कुल उल्टा होता है। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है। हायर फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कमजोर होता है और लोअर फ्रीक्वेंसी पर इसका हाई होता है। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटर रिएक्टेंस नाम दिया जाता है। फेज डिफरेंस 0, इसका +π/2, ये लीड करेगा, ये लैग करेगा। ईएमएफ यहां पर क्या है, ईएमएफ लैग करेगा, याद रखिएगा, V लैग्स I, V लीड I, ठीक है। ईएमएफ की बात कर रहे हैं। फेजर डायग्राम की बात करेंगे, V और I एक साथ चलेंगे। यहां पर V लीडिंग होगा तो π/2 ऊपर होगा, ये यहां पर V लैगिंग होगा तो π/2 नीचे होगा। अगर करंट को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो वेरिएशन ऑफ Z विद F, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस तो यहां कांस्टेंट रहेगा, यहां रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यूनिफॉर्मली सीधे इंक्रीज करेगा। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होता जा रहा होगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जा रही होगी। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। कम होगी तो बढ़ेगी, कम होगी तो इंक्रीज होती जा रही होगी, डिक्रीज होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। ये बेसिक से सर्किट है, 1/R का सर्किट, इसके अलावा कुछ खास बड़ी बातें नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स पर। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने। फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज पाई। इंडक्टिव और कैपेसिटर के बीच का जो होगा वो कितना होगा? आप बोलेंगे सर अगर V को मैं यहां पर ले लूं तो आपको पता है कि करंट जो कैपेसिटर में होगी वो लीड करेगी और जो इंडक्टर में होगी वो लैग करेगी। तो इनके बीच का जो क्या बोलेंगे रिएक्टेंस होता है, इसके बीच का एक्सल, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे पाई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंडक्टर कॉल्ड लो पास फिल्टर बिकॉज इट अलाउ टू पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैपेसिटर कॉल्ड हाई पास फिल्टर बिकॉज इट अलाउ टू पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ये दोनों ही, एक को लो पास की तरह यूज किया जाता है, एक को हाई पास फिल्टर की तरह भी उपयोग किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, फैक्चुअल बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, ये फैक्ट्स हैं। देखो फैक्ट्स पर खेला जाता है, ये बहुत बार होता है। वेरी गुड श्लोक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 6 बजे बेटा पेपर, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E बराबर 200, देखो बहुत सिंपल बात है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E बराबर 200√2 sin 100t वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर थ्रू एन AC एमीटर, रीड्स इट्स RMS वैल्यू। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर? उसके अमीटर की रीडिंग क्या होगी ये पूछा गया है। देखो कैसे करेंगे, मैं जल्दी इन सबकी बातें कर लेता हूं बेटा। इसके साथ जो लिखा होता है फैक्टर, ये क्या होता है? ओमेगा। इसी को तो ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा कितना हो गया? आपने बोला 100। अगर ओमेगा 100 हो गया तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? आप बोलते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो अगर मैं यहां से लिखता तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π, तो 100 अपॉन 2π दैट इज सिंपल इक्वल टू 50 अपॉन π। तो ये तो हो गई अपनी फ्रीक्वेंसी, राइट। अब आपसे बोला गया कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो आप बोल सकते हैं दैट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे E0 अपॉन, इसके साथ जुड़ा है, कैपेसिटर के साथ जुड़ा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, किसके साथ जुड़ा है? कैपेसिटर के साथ जुड़ा है। तो E0 अपॉन ओमेगा C कितना हो जाएगा? AC जो होगा, पहले हम पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने कहा I बराबर हो जाएगा E0 अपॉन XC, और XC की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन ओमेगा C। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन ओमेगा C। तो आप यहां से XC की वैल्यू में यहां पर लिख देता हूं 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा हो गया 100। अगर आप फ्रीक्वेंसी टर्म्स में लिखना चाहे तो फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो एक लाइन का आंसर यहां पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। तो ये ऊपर चला जाएगा तो XC इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो ये तो हो गया XC की वैल्यू। अब यहां पर अगर आप वैल्यू डालेंगे I0 की, तो I0 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने बोला 200√2 अपॉन 10⁻⁴। 10⁻⁴ मतलब 10,000। 10,000 का मतलब क्या हो गया? आपने कहा 3 जीरो और लगाओ इसमें, तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए और 100 में यहां 50 हो जाएगा। तो √2 अपॉन 50 एम्पियर, दिस इज द करंट जो I0 आ गई फॉर द फर्स्ट। I0 की वैल्यू कितनी हो गई? √2 अपॉन 50। यही हो गई कि नहीं हो गई? अब आपसे बोला कि ये पीक वैल्यू होगी तो IRMS कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे IRMS होता है I0 अपॉन √2, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 50 एम्पियर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी से अटेम्प्ट करो फटाफट। सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी से अटेम्प्ट करिए। चलिए बच्चों, अब अगर मैं यहां पर स्टार्ट करूं तो बहुत जैसी बिल्कुल वही स्थिति है। अगर आपसे बोला जाए क्या क्या होगा अगर यहाँ पर 10 म्यू दे दिया जाए, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ ए मीटर, आप उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 10 की वैल्यू कर देंगे सिर्फ। यहाँ पर आपको रिएक्टेंस अगर सी बराबर 200 म्यू दिया गया है और 10 हर्ट्ज का एसी सोर्स दे दिया गया, यहाँ पर आपको इक्वेशन नहीं दी गई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे दिया गया है, तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आप लोगों ने कर लिए होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और छोटा सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ करंट थ्रू इज 20 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अक्रॉस इज 100 वोल्ट। अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दे दिया गया है, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसकी वैल्यू पूछी गई, आपसे बोला सर एक्सेल पूछा गया है। करंट कितना है, आपने कहा 20 मिली एम्पियर, वोल्टेज कितना है 100, तो आपने कहा 100 अपॉन 20 मिली एम्पियर मतलब हो गया 10⁻³ दैट गोज टू, आप यहां पर बोल सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा 100, तो 20 पंचे 100, तो 5 इंटू 10 की पावर 3, या इसको बोल सकते हैं 5000 ओम। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल। दीज आर द वेरी सिंपलिस्टिक आंसर्स बच्चे, जो आप बहुत आराम से दे सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के। कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 20 ओम, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। व्हाट विल बी इट्स रिएक्टेंस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट रिएक्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन डीसी सर्किट, व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें पूछी गई, जल्दी सोचिए और फटाफट बताइए। चलिए मैं बताना स्टार्ट करता हूं। 20 ओम क्या हो गया, 20 ओम सिंपली डिफाइंस कि कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर
कर रहा है। मतलब अगर किसी भी एसी को इसके अक्रॉस जोड़ दिया जाएगा तो इससे कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कितना करंट पीक वैल्यू ये फेंकने देगा, दैट इज ई नॉट अपॉन एक्सी। तो इट इज सिंपली डिफाइंड कि भैया ये एक्सी की वैल्यू 20 है और एक्सी की वैल्यू होती किसके बराबर है, आपको पता है एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 2f कर दिया तो आपकी एक्सी जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, मतलब 10 ओम हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अगर इसको डीसी के साथ यूज कर दिया, मतलब डीसी का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का जीरो होना। फ्रीक्वेंसी का जीरो होना जैसा भी बताया था, एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये अपने थ्रू करंट को फ्लो करने नहीं देगा। इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट। मतलब यहां पर हम इस डीसी में अगर हम बात करेंगे तो कैपेसिटर का एक चार्जिंग के बाद फिर वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। इस बात को हम सभी लोगों को पता भी है, राइट। इट बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफैरड। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं कि पिको का मतलब क्या होता है। अब ये अगर दिमाग में क्या होता है, कई बार नहीं पता होता कि हम पिकोफैरड क्या लिख रहे हैं, और इन्हीं टर्म्स को मैं एक बार समझा रहा हूं कि मैंने कई बार आपसे बोला भी था कि आप लोग सभी लोग क्या करोगे, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार प्रीफिक्स सफिक्स इन सबको देख के जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसे कंफ्यूजन आता है, सर पिकोफैरड क्या होता है, 10 की पावर -9 -12 -15 क्या था, भूल गए, अरे यार दिक्कत हो गई ना फिर। तो अगर ये नहीं होना चाहिए, राइट, तो इसका ध्यान रखेंगे। 10 पिकोफैरड का मतलब कितना हो जाता है, मैं भी भूल गया, क्या कितना होता है, 10 का -12 ही होता है शायद, है ना। तो 50 इंटू 10 की पावर -12, ये तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C बराबर। अब आपसे पूछा एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, तो इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन इंटू 2 पाई 1 किलोहर्ट्ज मतलब 10 की पावर 3 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -12। आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? जल्दी से देखिए आगे बढ़िए, जल्दी से देखिए आगे बढ़िए, बेसिक बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे, इन गिवन सर्किट अप्लाइड वोल्टेज B इज इक्वल टू 50√2 100 पाई टी वोल्ट एंड अमीटर रीडिंग इज 2 एम्पियर, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L। अगर आपसे बोला गया है कि इसमें अगर हम V बराबर इतना अप्लाई करते हैं वोल्ट और अमीटर की रीडिंग अगर 2 एम्पियर है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L। L की वैल्यू क्या होगी ये आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से करिए, छोटा सा। याद रखिएगा यहां पर छोटी सी गलतियां जो होती है वो समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगेंगे लेकिन बेसिक बातें। ये आई कौन सी है, एमीटर जो रिएक्ट करता है वो आरएमएस होती है, तो इसका भी आरएमएस कितना होगा, आप बोलेंगे इसका भी आरएमएस हो जाएगा 50√2 पीक वैल्यू का बाई √2, यही तो करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं XL इज इक्वल टू V/R, V आरएमएस अपॉन R, I आरएमएस, V/I, एंड इट इज इक्वल टू 50/2, दैट इज इक्वल टू 25 ओम। तो एक्सएल किसके बराबर होता है, आप बोल सकते हैं ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू 25। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी टर्म्स में दिया गया 100, तो 100 इंटू एल इज इक्वल टू 25। तो फ्रॉम हियर आई कैन सेड एल इज इक्वल टू 1/4 हेनरी। देख लीजिए बच्चों, कुछ गलती तो नहीं करी है। ओमेगा की 100 पाई है, ध्यान रखिए 100 पाई, सॉरी 100 पाई, माय मिस्टेक 100 पाई है तो 1/4 पाई आएगा। ये 100 पाई है बेटा, ओमेगा टी होता है ना, टी के साथ का कोफिशिएंट 100 पाई, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, A 50-watt 100-volt lamp is to be connected to an AC mains of 200 volt and 50 hertz. What capacitance is essential to be put in series with lamp? पचास वॉट का लैंप है, 100 वोल्ट के क्रॉस लगा है, 50 वॉट 100 वॉट लैंप इज टू बी कनेक्टेड एंड एसी मेन्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। व्हाट कैपेसिटेंस इज एसेंशियल टू बी पुट इन सीरीज विद लैंप?
ये 100 वोल्ट पर जलेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सप्लाई 200 वोल्ट की है, तो क्या करें कैसे करें ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। तो इसको हम बात करते हैं अब कंबाइन सर्किट की, और अब इसी के साथ यहीं से इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सफर कि अगर हम सर्किट में दो दो कैसे प्रारंभ करें, जैसे सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे अब आइए सिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। अब अगर सर्किट के अंदर दो आ गए कि L और R दोनों एक साथ लग गए, जैसे कि हमारे पास ये सिचुएशन दी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इन सीरीज एंड R, तो अगर मैंने ये दोनों को लगा दिया तो क्या होगा। अब बोथ आर इन सीरीज, पहली बात समझिएगा, अगर दोनों के दोनों सीरीज हैं तो सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड L कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो इसका मतलब ये तो है कि अगर E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी करस्पॉन्डिंग हो गया है तो हमें पता है कि यार दोनों के अक्रॉस जो दोनों से जो पास होने वाली करंट होगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंस्टेंट पर जो भी करंट पास हो रही होगी वो तो बिल्कुल सेम हो रही होगी, वो तो बिल्कुल सेम हो रही होगी। अब इसके क्रॉस ईएमएफ कुछ और होगा, इसके क्रॉस ईएमएफ कुछ और होगा, करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज आ रही होंगी और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके क्रॉस निकल के आ रहा होगा। आपने कहा ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, इसी के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यूज हो रही होंगी, उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल के आ रही होंगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से आइए और देखना प्रारंभ करिए इस पूरी सिचुएशन को, ताकि फिर हम इसको और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। जल्दी से एक बार जो भी आपने पढ़ा है फटाफट जल्दी से अपने नोट्स खोल लीजिए और उसको देखना स्टार्ट करिए। मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना, आपके पास 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या होता है, पहले कुछ कुछ बातों को बहुत बेसिक समझिएगा। मैं देखिए मैं दो चीजें आपको बहुत क्लियर यहां पे करता हूं। मैं अभी इस चीज को नहीं मान रहा है कि यार यहां पर करंट ये ईएमएफ क्या लगा हुआ है, मानते भी ईएमएफ कुछ लगाया होगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे कुछ बोल देते हैं। एक सेकंड होते अगर हम मान लें यहां पर तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है बच्चों के लिए क्वेश्चन को समझ पाना, नहीं तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। अब जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी सीरीज की जो हमको पता है कि यार जो भी करंट इससे जाएगी वही करंट इससे जाएगी, दोनों से जाने वाली करंट अलग अलग नहीं हो सकती है। द करंट जो पास हो रही होगी वो एक ही होगी, ये पहली फिक्स वैल्यू। मतलब ये चीज अगर आपने समझ ली कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है तो आपको इन सब कहानियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, तो इसके क्रॉस कुछ रेजिस्टेंस होगा VR और इसके क्रॉस कुछ रेजिस्टेंस होगा VL। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं VR की बात करता तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर इससे करंट आई जा रही होगी तो इट इज इक्वल टू I इंटू R, और किसी भी इंस्टेंट पर अगर इससे कोई VL की बात करेंगे तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि VL जो होगा जिसके हम I इंटू XL की बात करें तो इट विल बी लीडिंग बाई पाई बाई 2, क्योंकि एक सोर्स ईएमएफ जो है वो साइनसोइडल है, तो यहां से जो करंट होगी वो भी कुछ पीरियडिकली जा रही होगी। अब मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, ये मैंने मान ली, कन्वीनियंट रहता है। प्लस 5 लगाऊंगा तो वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, बाद में आप प्लस 5 जोड़ दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार लिखने में मुझको दिक्कत आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन असर बना रहे हैं, पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बहुत सिंपल सी बात मान ली कि यार इससे जो करंट पास हो रहे हो किसी भी इंस्टेंट पर, इट कैन बी डिफाइंड एज सिंपली I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं VR की बात करता तो VR जो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस हो जाता है, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज I नॉट साइन ओमेगा टी इनटू R, एंड सिंपली VL की बात करते इट इज सिंपली डिफाइंड एज I नॉट साइन ओमेगा टी इनटू XL। लेकिन आपने कहा सर गलती कर दी। अरे क्या गलती करी, आपने कहा सर देखो जो वोल्टेज होता है, जो ईएमएफ होता है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, वो लीडिंग होता है। किससे लीडिंग होता है,
करंट से आगे चलता है। तो करंट से आगे चलता है तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, आपने कहा सर यहां पर प्लस π/2 करना पड़ेगा, तो यू हैव टू पुट प्लस π/2 ओवर हियर। तो आपने कहा इसका मतलब कुछ बातें तो समझने वाली हो गई। आपने कहा क्या इसका मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग हो रही हैं, क्या दोनों को सीधे जोड़ा नहीं जा सकता? क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि VR प्लस VL बराबर E? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या यह स्टेटमेंट गलत है? आप बोलेंगे कि हाँ सर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर जनरल डिफाइन करेंगे तो हर समय पर वैल्यूज जो होंगी वो अलग अलग निकल के आ रही होंगी। तो अगर हम बात करेंगे VR की वैल्यू I बराबर I0 sin ओमेगा t इंटू R है और VL की वैल्यू I0, तो ये π/2 प्लस फेज पे चल रहा है। कैसे चल रहा है बच्चे? ये π/2 के प्लस फेज पे चल रहा है। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग बात करूं तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR है प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VL है वो E के बराबर होगा। आपने कहा नहीं सर, किसी भी इंस्टेंट पर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि भैया जो भी पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा प्लस जो इसके क्रॉस होगा टोटल मिला के वो उस इंस्टेंट पर इसका पोटेंशियल होगा एट द सेम टाइम। मतलब आपने कहा कि सर मैं पीक वैल्यू की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये तो लिख सकता हूं ना कि I0, समझना मेरी बात को मेरे बच्चों, समझना, गलतियां यहीं पर होती हैं, लोग की अंडरस्टैंडिंग यहां पर गुल हो जाती है। I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 इंटू XL इट मस्ट बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, जो भी इसका होगा 5 मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मैं ये इंस्टेंट पर लिख सकता हूं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों की पीक वैल्यू बराबर होंगी ये कहना गलत हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पर जो इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, लेकिन कितना होगा कैसे? अब आपने कहा सर इन दोनों को तो जोड़ ही नहीं सकते, ये प्लस π/2 का फेज डिफरेंस है। मैंने कहा अरे यार भूल गए तुम, कहां पढ़ा था? SHM में सुपरपोजिशन पढ़ा था। दो को जोड़ना हम लोगों ने SHM में सीख लिया था मेरे बच्चों, दो को जोड़ना हमने SHM में सीख लिया था। और दो को जोड़ना अगर हमने SHM में सीखा था तो हमने कैसे सीखा था? हमने कहा इनको फेजर से जोड़ देते थे। हमने कहा देखो भैया I तो अगर मैं इधर की तरफ मान लू ये करंट I है, तो EMF जो होगा किसका? रेजिस्टेंस का, ER या VR जिसको हम बोल रहे हैं। तो VR अगर मैं बात करूंगा इट इज सिंपली डिफाइंड एज I इंटू R, I0 इंटू R, और जो यहां पर VL होगा क्योंकि ये लीडिंग है तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज I0 इंटू XL। ये तो इनकी पीक वैल्यूज हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं। आपने कहा ये इन दोनों की पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू का रिजल्टेंट याद है वेक्टर समेशन निकालते थे हम, दो को जोड़ते थे। तो दो साइनसोइडल फंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, इसी बात को तो हमको सीखना होता है। तो उस बात को हम कैसे सीखते हैं? हमने भैया VR की बात कर ली, VL के दोनों के फेज को डिफाइन कर दिया। आपने बोला सर VR का फेज इधर है, VL का फेज इधर की तरफ है, इनके बीच का एंगल π/2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच से जा रहा होगा एंड दिस एंगल विल बी φ। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, जो रिजल्टेंट E नेट बनेगा यहां पर, दैट इज डिफाइंड एज, उसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि E नेट का जो पीक हो जाएगा, पीक वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, एंड दैट सिंपली डिफाइंड एज I XL का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप यहां से अगर आप देखेंगे तो आप यहां से बोल सकते हैं दैट I पीक, जो पीक वैल्यू होगी I की, दैट इज सिंपली E पीक अपॉन अंडर रूट ऑफ XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। तो अब अगर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो इस यहां पर जो मेन फैक्टर आता है सर्किट का, जो मेन ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम नाम देते हैं बच्चों इंपीडेंस का। क्या नाम देते हैं? इंपीडेंस का नाम देते हैं। और इंपीडेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंपीडेंस की वैल्यू जो Z हो जाती है दैट इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। जो EMF होगा वो कितना होगा? किसी भी इंस्टेंट पर अगर EMF की बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं यहां पर हम tan पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एंड दैट tan पाई इज इक्वल टू, आपने बोला ये VL है तो VL अपॉन VR इट इज इक्वल टू I इंटू XL अपॉन I इंटू R। I से I कैंसिल हो गया, इट इज सिंपली इक्वल टू XL बाई R। तो दिस इज कॉल्ड एज tan phi, दिस इज द tan phi। तो ये अगर करंट I0 sin ओमेगा t फंक्शन पे चलेगी तो ये E0 sin ओमेगा t प्लस phi फंक्शन पे चलेगा EMF। आपने कहा सर अगर EMF
ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी पे चलेगा जैसा दिया गया था, तो मैंने कहा उसको -5 कर देना, करंट पीछे कर देना, करंट लैगिंग हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। मैं सीरीज में करंट को प्रायोरिटी पे रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि सभी से जाने वाली करंट सेम होती है। तो मैंने कह दिया करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ईएमएफ लीडिंग है। तो अगर आप करंट के साथ फेजर बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप करंट के साथ फेजर बनाने की कोशिश करेंगे तो जैसा आपको दिखाई पड़ेगा यहां पे, मैं यहां पर एक और ब्लैंक पे थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो आपने कहा देखो सर, अगर इस सर्किट के अंदर ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, अगर इसके अंदर करंट की वैल्यू को मैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बोल दूं ये, तो यहां पर ये जो ईएमएफ हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, वेयर ई नॉट क्या हो जाएगा बच्चे? आपको पता है ई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आई नॉट इंटू अंडर रूट के अंदर एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। और यहां पर फाई की जो वैल्यू हो जाएगी तो आप यहां पर लिख सकते हैं देन tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। आपके मन में क्वेश्चन एक और उठा, आपने कहा सर हमको आपने ऐसे तो बता दिया, लेकिन बाई चांस हमसे ऐसे पूछा नहीं गया, हमसे ऐसे पूछ दिया गया ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और यहां पर करंट लगा है, ये लगा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे? अब हम करंट, मैंने कहा करंट को, अब आपको पता है कि करंट अब आपने एक तरफ से निकाल लिया तो दूसरी तरफ निकालना बहुत आसान है। आपने बोला ई बराबर ई नॉट है, तो मतलब यहां पर अगर मैं आई को बेसिक फंक्शन मान लूं कि मतलब फाई बराबर 0 पर मान लूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट ईएमएफ कहां पर आया? आपने कहा ईएमएफ थोड़ा सा लीडिंग आया बाई एंगल फाई, एंड ई की वैल्यू जो आ गई वो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गई, मतलब ये लीडिंग हो गया। तो अगर मैं ई नॉट को यहां लिख दूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट लैगिंग हो जाएगा, तो करंट थोड़ा पीछे आ जाएगा, करंट पीछे की तरफ आ जाएगा क्योंकि आपका करंट लैगिंग हो गया, सिंपल। तो अगर ईएमएफ यहां पर होगा तो करंट थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर करंट को यहां ले लोगे तो ईएमएफ ऊपर की तरफ हो जाएगा। दोनों में ही वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रोटेशन है। आप इसको इधर घुमा के ले आओगे तो ये इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। दैट इज टोटली द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप सभी लोग बच्चों समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, इस बात को समझो। तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा डिफाइन किया जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, इसी को हम लोग नाम देते हैं बच्चों इंपीडेंस का। और tan फाई जो एंगल है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? आ जाइए नेक्स्ट पे। अगर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगा दिया जाए तो कैपेसिटर कैसा हो गया? अब अपन को कुछ नहीं समझना, आपने कहा सर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखो एक एक लाइन में होगा काम। अब सिंगल लाइन सॉल्यूशंस देखने हैं, थ्योरी की बात करेंगे। सिंगल लाइन मैंने देखो भैया करंट अगर चल रही है साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों पे तो सेम करंट होगी। आपने कहा VC कितना होगा? आप बोल सकते हैं सर VC की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बाद में आता है करंट के बाद। करंट पहले चार्ज करेगा फिर पोटेंशियल आएगा, तो करंट को पहले चार्ज तो करने दो, तो मतलब यहां पर -π/2 होगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल लैगिंग होगा, लैग कर रहा होगा, पीछे की तरफ होगा। करंट लीड कर रहा होगा, आगे की तरफ होगा, π/2 एंगल से आगे होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो VR की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर। VR कितना हो गया बच्चों मेरे? I इंटू आर, या इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं, सेम फेज में रहेगा, तो इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसका एंगल क्या होगा? कैसे देखें? मैंने कहा देख, अगर I को अगर मैंने ओमेगा टी पर ले लिया है तो जो इसका BC होगा वो इससे π/2 नीचे होगा, और VR जो होगा वो इधर की तरफ होगा। VR बराबर हो गया आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी, और VC बराबर आपने देख लिया I इंटू ओमेगा सी XC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। तो आपको पता है कि इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कुछ इधर आ जाएगा,
तो आप बोलेंगे ई नेट जो हो जाएगा, अगेन स्क्वायर तो इन्हीं का होने वाला है, आपने कहा यस इन्हीं का स्क्वायर होगा, तो इसके जो पीक वैल्यूज होंगी, ई नेट की जो पीक वैल्यू है, ध्यान रखिएगा हमेशा पीक वैल्यू का स्क्वायर होता है, पीक वैल्यू को जोड़ा जाता है, एम्पलीट्यूड को जोड़ा जाता है। जब भी सुपरपोजिशन करते थे तो एम्पलीट्यूड वाज एडेड, एम्पलीट्यूड को हमेशा ऐड किया जाता था। तो आप बोल सकते हैं इसकी जो पीक वैल्यू हो जाएगी दैट इज सिंपली इक्वल टू आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप डिफाइन करेंगे तो करंट आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट जो इसका पीक वैल्यू है अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। और यहां पर करंट जो होगी वो लीड कर रही होगी ईएमएफ से, फाई एंगल नीचे होगा। और यहां पर tan फाई की अगर मैं बात करूंगा तो tan फाई कितना हो गया, आप बोल सकते हैं tan फाई हो गया VC अपॉन VR दैट इज इक्वल टू XC अपॉन XR एंड दैट इज सॉरी अपॉन R दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R। तो यहां से tan फाई की जो वैल्यू आती है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R के बराबर आ जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन। आते हैं बच्चों यहां पे। अब नेक्स्ट की बात करें तो अगर फेजर डायग्राम आरसी सर्किट की बात करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ हमेशा ईएमएफ अगर हम बात करेंगे तो आरसी सर्किट सी में आपको यह बात पता होनी चाहिए। कैपेसिटर के केस में ईएमएफ बाद में आता है, ईएमएफ लैगिंग होता है करंट के कंपैरिजन में, तो ईएमएफ हमेशा लैग करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। अगर करंट आपकी एक्स एक्सिस पे लोगे तो ईएमएफ हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, अगर ईएमएफ आप हमेशा एक्स एक्सिस पे ले लोगे तो करंट थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। बेसिक सी बातें, कुछ अंतर नहीं है, राइट। इसको कैपेसिटिव इंडक्टेंस बोल देते हैं, इंपीडेंस ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो अपन ने बात करी अभी, राइट। अब आ जाता है आरएल, आरसी एंड एलसी सर्किट। अब अगर एलसी सर्किट की बात भी कर ले, इन तीनों को भी जोड़ दिया जाएगा। तो अगर मैं एलसी सर्किट की बात करूं बच्चे, तो यहां पर वोल्टेज जो होगा वो करंट से लीड कर रहा होगा और जो कैपेसिटिव इंपीडेंस होगा वो लैग कर रहा होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें बच्चों तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ा होगा, अगर VL बड़ा हो गया, VL इज ग्रेटर देन VC है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, VL माइनस VC होगा। अगर VC इज ग्रेटर देन VC हो गया तो इसको VC इज ग्रेटर देन VL बोल सकते हैं। और हमेशा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट की दिशा में कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब ईएमएफ जो होगा वो हमेशा π/2 के फेस पर रहेगा, या ऊपर या नीचे। किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा है। अगर VC ज्यादा होगा तो आपको पता है कि लैगिंग होता है, कैपेसिटर के केस में ईएमएफ लैगिंग होता है। अगर VC ज्यादा होगा तो लैग करेगा ईएमएफ, अगर VL ज्यादा होगा तो लीड करेगा। इन दोनों ही केसेस में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दिखाई पड़ता है आपको। अब सिमिलरली आपको यहां से आप देख सकते हैं आरसी सर्किट अगर होगा तो आपको यहां से दिखा सकते हैं VR और VRC की बात कर सकते हैं। सॉरी ये यही इसी में ही है दोनों। ये यहां से इसके साथ ही है बेटा, ठीक है। तो यहां पे Z जो हो जाएगा, ये Z थोड़ा गलत छप गया, इधर आ गया, ये गलत है, ये यहां नहीं होगा। इसके लिए जो Z होगा बेटा दैट इज अपने डिफाइन किया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसके लिए जो Z होगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट Z इज इक्वल टू जो यहां पर लिखा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये इसका हो गया। और इसके लिए जो Z होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट, यहां पर जो Z होगा दैट इज सिंपली डिफाइंड एज एक्सएल माइनस एक्ससी।
एक्सेल डिफरेंस एक्सी बोलना ज्यादा बेहतर होगा, जो बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप जेड की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, बट जेड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसका मॉड यहां पर लगा हुआ है, इसका आपको ध्यान देना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन की बात की है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी यहां पर, तो आपको पता है इंपीडेंस लगा हुआ है, तो एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा, तो एक्सएल के करस्पॉन्डिंग अगर हम जैसे बात करेंगे तो जेड की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जाएगी, तो आर से स्टार्ट होगा फ्रीक्वेंसी 0 पर और लगातार इंक्रीज करता जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ। यहां पर फ्रीक्वेंसी से लगातार डिक्रीज करता जाएगा। ये आपका आर एल सर्किट है, ये आपका आरसी सर्किट है, और ये जो आपका है वो एलसी सर्किट है। यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करेंगे तो आपको पता है एक ऐसा इंस्टेंट भी आ सकता है जहां पर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होंगे, वहां पर जो नेट इंपीडेंस होगा ऑफ द सर्किट वो 0 हो जाएगा, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, राइट। इसको हम बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसी को हम आगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का नाम भी देंगे जब तीनों के तीनों सर्किट पे लग रहे होंगे। तो अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि इन एन आरसी सर्किट द आरएमएस वोल्टेज गिवन एज 220 वोल्ट, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, आर बराबर 100 ओम दिया गया है, सी आपको दे दिया गया है 100 अपॉन पाई। आरसी सर्किट क्वेश्चन है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस आर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस सी कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी, एवरेज पावर बाई आर एंड एवरेज पावर एमिटेड बाई सी क्या होगा, ये आप सभी से पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें एक ही जगह पूछ ली गई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको काफी हद तक एक्सपोजर मिल जाएगा एक ही जगह पे। अभी हम लोग पावर फैक्टर, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बच्चे, अभी लास्ट में पावर फैक्टर पढ़ेंगे, भी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको शायद, अभी लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी आप सभी कर सकते हैं, अभी अभी करिएगा होमवर्क में ये, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चंस बहुत सारे, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मुझे अभी आईओक्यू का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं पहले पूरे थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर वापस आके आप सभी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा इन कमिंग सेशंस, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इन द सीरीज, अगर तीनों चीजें सीरीज में डाल दी जाएंगी तो क्या हो गया, आपने कहा देखो सर बहुत सिंपल, तीनों सीरीज में है, आई को इधर ले लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या क्या हो गया, आपने कहा देखो सर इसमें लीड करा दो, करंट में लीड लैग हो गया, इसमें सीधे चला दो, आपने कहा लो भैया हो गया, आंसर आ गया। आपने कहा देखो इन्हीं तीन का रिजल्टेंट चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। अगर मैं VL लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आप बोलेंगे VL लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इंटू, देखो बेटा उसी का पूरा है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर्स अगर लिखूंगा तो इंटू एक्स एल, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई नॉट इंटू एक्सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। आपने कहा ये तीनों का पोटेंशियल हो गया, किसी भी समय पर अगर मैं जोड़ दूंगा, किसी भी समय, देखो पीक वैल्यू नहीं जोड़ सकता हूं, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं VL प्लस BC प्लस VR, ये उस समय पर E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होने वाला है, जो उस समय पर करंट होगी वो उसके बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए इसके अक्रॉस ईएमएफ जो होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ये कैसे वेरी कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे इन तीनों का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं सबसे पहले इसकी पीक वैल्यू की बात करता हूं, तो पीक वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा ईएमएफ की, तो आप बोल सकते हैं ये कंडीशन पर डिपेंडेंट है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है। अगर मैं अभी इस कंडीशन को मान लूं कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो इसकी जो वैल्यू ऊपर की तरफ आ जाएगी, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज IXL माइनस IXC, ऊपर की तरफ VR इधर की तरफ, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा ई नेट का वो कुछ इधर की तरफ हो जाएगा बाई एन एंगल फाई। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैं इस चीज को बहुत क्लियरली बच्चों मेंशन कर सकता हूं कि नेट ई नेट की जो मैं बात करूंगा, इसका ईएमएफ जो नेट हो जाएगा, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट
इंटू आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करता तो आई की जो वैल्यू हो जाती वो ई नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और भैया इसी को याद करना है, और भैया इसी को याद करना है। अब जो जीरो हो जाए, आरसी आरएल अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो जीरो आ जाए बस को जीरो कर देना, अपना आंसर मैच करता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। आई की वैल्यू इन सीरीज एलसीआर सर्किट जैसे हमने पढ़ ली, तो ये जो लोअर होता है, जो नीचे लिखा हुआ है, इस टर्म को हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, जैसे यहां पर बना हुआ है। तो इस आई की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज ई नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसी टर्म को बच्चों नाम दिया जाता है z का। इस टर्म को बेटा क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? इस टर्म को हम लोग नाम देते हैं z का। और जो इसके साथ एंगल फाई बना रहा होगा, यहां पर tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोल सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एंड दिस इज आर टू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर इन योर ब्रेन। ये पूरी तरीके से आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने पूरा प्रूफ वगैरह जो भी है सब कुछ हम लोगों ने किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपको एक एक चीज पढ़नी है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप एक एक चीज को अपने पास नोट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नोट्स के फॉर्म, क्योंकि ये रिवीजन टूर है, साकार बैच है, रिवीजन टूर है, तो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा तेज है इसलिए क्योंकि रिवीजन टूर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर सीरीज की जगह अगर ये पैरेलल हो जाता तो क्या क्या चेंजेस होते? मैं कहता देखो भैया सीरीज की जगह अगर पैरेलल हो जाता तो यहां पर सीरीज में करंट सेम होती है, यहां पर भी सेम होगा। यहां पर हमने करंट को इस एक्स एक्सिस पे मान के v को ऊपर की तरफ निकाला था, एक्सएल माइनस एक्सी के करस्पॉन्डिंग। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त ये वी आर था, यही तो किया था। आपने कहा लेकिन यहां पर क्या होगा? आपने कहा यहां कुछ नहीं होगा, यहां पर तीनों से जाने वाली करंट अलग अलग हो जाएगी। यहां i1 हो जाएगा, यहां i2 हो जाएगा, यहां i3 हो जाएगा। i1 की वैल्यू हो जाएगी सॉरी ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। i2 की वैल्यू जो L से जा रही होगी, इसको IL भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट जो होगा वो लैग करेगा -π/2। C की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। जैसा सीरीज में हम टोटल ईएमएफ को जोड़ रहे थे, सीरीज में हम क्या कर रहे थे? सभी के क्रॉस टोटल ईएमएफ का समेशन ले रहे थे, यहां पर टोटल करंट का समेशन ले लेंगे। कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा है। यहां पर करंट नेट निकाला जाएगा, यहां पर ईएमएफ नेट निकाला गया था। यहां के करंट को कंपैरिजन करेंगे, यहां पर अगर मेरे से पूछा जाएगा व्हाट इज आई नेट, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग नेट आई को निकाल सकते हैं। लेकिन यस, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका उपयोग काफी कम होता है, इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है। तो ज्यादा फोकस इस पे करिएगा। लास्ट मोमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया देखो ई को हमने इधर ले लिया। मैं समझा जल्दी से देता हूं एक बार। तो आपने ई को इधर ले लिया, तो एक तो करंट इसके साथ हो गई, दैट इज कॉल्ड एज आई आर। और यहां पर क्या हो गए? ऊपर की तरफ आईसी है और नीचे की तरफ आईएल है, लैग कर रही है। तो आप अगर यहां पे बोलेंगे नेट करंट कितना हो जाएगा, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं आई नॉट जो हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो गया ई नॉट अपॉन एक्सी। और ये अगर एक्सएल है तो मान लीजिए आईसी अगर ज्यादा है, एज्यूमिंग दैट आईसी इज ग्रेटर देन आईएल, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो ऊपर की तरफ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सी माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल, और यहां आर हो जाएगा। तो अगर मैं आई नॉट की बात करूंगा, इट इज सिंपली इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ई नॉट कॉमन हो जाएगा, और इस सर्किट की बात करेंगे तो ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट, और इसका मल्टीप्लीकेशन ना होके यहां पर डिवीजन में चला जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर है। ये चीजें ज्यादा उपयोग में नहीं आती हैं, कम आती हैं, लेकिन मैथोडोलॉजी प्यारे बच्चों बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं है। बस यहां पर सारी वैल्यू 1 अपॉन में चली जाएंगी, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। एक्चुअली डिफरेंस कुछ खास नहीं होता है, ठीक है।
ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। इसको कई लोग SL ससेप्टिबिलिटी के नाम से भी डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ये अभी तक उपयोग में नहीं आया हुआ टर्म है, बहुत ज्यादा उपयोग में किसी ने नहीं लिया है या किसी भी क्वेश्चंस के अंदर पूछा नहीं गया, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिटेंस का नाम दे देते हैं, ये कुछ नए नाम हैं जो जनरली अभी तक नहीं पूछे जाते हैं, तो ना अगर नहीं भी अगर पढ़े आपने तो छोड़ सकते हैं। ये पैरेलल सर्किट के करस्पॉन्डिंग आते हैं, मतलब 1 अपॉन वैल्यूज को दूसरे नाम दे दिए गए। जैसे यहां पर एक्सएल को VL दे दिया गया, सॉरी एक्सएल को 1 अपॉन ओमेगा एल को एक्सएल का नाम दे दिया गया, वैसे 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन एक्सएल को हम लोग यहां पर GSL और SC के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, मतलब 1 अपॉन R स्क्वायर सिंपली डिफाइंड एज G स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, सीरीज में बात करें, अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो V लीड करेगा I के साथ, पाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा। अगर यहां पर SL और SC की बात करते हैं, मतलब 1 अपॉन XL और 1 अपॉन XC की बात कर रहे हैं बेसिक, जहां पर आप SL देख रहे हैं इसका मतलब है 1 अपॉन XL, जहां पर SC देख रहे हैं इसका मतलब 1 अपॉन XC, और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा, करे और नई नई चीजें पता नहीं क्या देख ले, कुछ नया नहीं देख लिया। अब बार बार सोचो ना, इतना बड़ा लिखना मुश्किल हो रहा था, सोचो मैंने इतना बड़ा लिख दिया, आपको भी लगा पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, लगता है ना। तो इसी की जगह 1 अपॉन XC को HC माइनस SX का स्क्वायर करके लिख दिया, तो आपको वो चीज अच्छी लगने लग जाती है, मतलब इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा पैनिक ना होइए, ये तो खैर सीरीज का सर्किट हो जाएगा। फाइंड आउट द इंपीडेंस ऑफ गिवन सर्किट, ये आप निकाल सकते हैं। इन सभी के ये पैरेलल का क्या होगा, ये भी, ये सारे होमवर्क करने, मतलब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, जो भी जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई वो सब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे इनके पूरे। ठीक है, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और इसके बाद रेजोनेंस कंडीशन, डैम्पिंग एंड ड्रिवन ऑसिलेशन, ये इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्लान करेंगे। आज हम लोग गैल्सिया सर्किट कंप्लीट किया है, अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग डैम्पिंग, पावर फैक्टर और किस किस तरीके से हमारी रेजोनेंस होगी, कब कब रेजोनेंस होगी, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग अभी करने वाले हैं उसके अंदर हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।